हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम मिड टर्म एग्जाम 4 क्लास 9 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी वीडियो आपके लिए। टाइम अलाउड रहेगा 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 80। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, पढ़ सकते हो। कुल 15 प्रश्न रहेंगे, क ख ग घ। 4 खंड रहेंगे। खंड क में कुल 2 प्रश्न हैं और उप प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी। खंड ख में कुल 4 प्रश्न हैं, उप प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी। ग में कुल 5 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 21 रहेगी। ठीक है, खंड घ में कुल 4 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। तो यहाँ से करेंगे। सबसे पहले देखिए, अपठित बोध दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। जिसके पास आवश्यकता से थोड़ा सा अधिक धन हो जाता है वह अपने आप को, अर्थात यूँ कहिए कि अपनी आत्मा को अपने वश में नहीं रख सकता, क्योंकि संतोष न होने के कारण वह उस धन को प्रतिदिन बढ़ाने का प्रयत्न करता है। अतएव वह धन किस काम का जो लोभ को बढ़ाता जाए। भूख लगने पर भोजन कर लेने से तृप्ति हो जाती है, प्यास लगने पर पानी पी लेने से तृप्ति हो जाती है, परंतु धन से कभी भी तृप्ति नहीं होती है। उसे पाकर लोभ और बढ़ता है। इसलिए धनी होना एक प्रकार का रोग है। रात को जाड़े से बचने के लिए एक लिहाफ ही काफ़ी है। ठीक है, यदि किसी के ऊपर 8-10 लिहाफ डाल दिए जाएं तो उसे बोझ मालूम होने लगेगा और उल्टा कष्ट होगा, परंतु धन की वृद्धि से कष्ट मालूम नहीं होता है। इसलिए धनाढ़ता भी क्या है, एक प्रकार की बीमारी है। जिसे भस्मक रोग हो जाता है वह खाता ही चला जाता है, उसे कभी तृप्ति नहीं होती है। जिसे धनाढ़ता का रोग हो जाता है वह कभी भी तृप्त नहीं होता। तृप्ति का न होना अर्थात आवश्यकताओं का बढ़ जाना ही दुख का क्या होता है, कारण होता है। और जहाँ दुख है वहाँ सुख रह ही नहीं सकता। उन दोनों में परस्पर बैर है। अतएव उसी को धनी समझना चाहिए जिसकी आवश्यकताएं कम हों, क्योंकि वह थोड़े में तृप्त हो जाता है और तृप्ति ही सुख है और लोभ ही दुख का कारण है। तो बहुत आसान सा ये जो पैराग्राफ है, गद्यांश आपको दिया गया है। अब देखिए, धन से तृप्ति नहीं होती, इसका क्या कारण है। तो धन से तृप्ति क्यों नहीं होती, क्योंकि धन पाकर हमारा लोभ जो है वो बढ़ता रहता है। भस्मक रोग का क्या कारण है। भस्मक रोग कौन से होते हैं, जिसमें रोगों की तृप्ति जो है कभी नहीं होती, तो वो लक्षण रहेगा। तो रोगी की तृप्ति कभी नहीं होती, वो भस्मक रोग है। निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन करना है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर उचित विकल्प का चयन करेंगे। कथन दिया गया है, संतोष न होना दुख का मूल कारण है। ठीक है, यानी कथन क्या है हमारा, सही है। संतोष धन से प्राप्त होता है, तो ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। जो आंसर दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हम आंसर देखेंगे कि कथन तो सही है लेकिन कारण वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार वास्तविक धनी कौन है, तर्क सहित आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे कि धनी, उसी को धनी समझना चाहिए जिसकी आवश्यकताएं कम है, क्योंकि वह थोड़े में तृप्त हो जाता है और तृप्ति ही सुख है और लोभ ही दुख का कारण है। तो ये इसका आंसर रहेगा। फोर्थ का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर इसमें 5th है। लेखक ने धनाढ़ता को एक प्रकार की बीमारी क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो इसे एक बीमारी क्यों कहा गया है, तो जिसे भस्मक रोग हो जाता है वह खाता ही चला जाता है, उसे कभी तृप्ति नहीं होती। जिसे धनाढ़ता का रोग हो जाता है वह भी कभी तृप्त नहीं होता। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 5th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ से ले और यहाँ तक इसको लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ले चल नाविक मझधार मुझे, दे दे बस अब पतवार मुझे, इन लहरों के टकराने पर आता रह रहकर प्यार मुझे, मत रोक मुझे भयभीत न कर, मैं सदा कटीली राह चला, मेरे पथ के पथचारों में ही नाव नूतन मधुमास पला, मैं हूँ अबाध अविराम अथक बंधन, मुझको स्वीकार नहीं, मैं नहीं अरे ऐसा राही जो बेबस सामन मार चला, दोनों ओर निमंत्रण है इस पार मुझे उस पार मुझे, रंगीन विजय सी लगती है संघर्षों में हार मुझे। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित करना है और सही विकल्प छांटकर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे मधुमास का क्या अर्थ है, मधुमास का मतलब है वसंत। ठीक है, राही का क्या होता है, राही होता है मुसाफिर, और बेबस मतलब है लाचार। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ख। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो राही के संबंध में जो कथन सत्य नहीं है वो आपको लिखने हैं। तो वह संघर्षशील है, ठीक है, वह मन मारकर चलता है, ये गलत है।
उसे बंधन स्वीकार है, ये भी गलत है। वह निडर और साहसी है, ठीक है। तो कथन सत्य नहीं है वो बताना है, तो सेकंड एंड थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। तो घ इज द राइट आंसर। कवि की जीवन यात्रा कैसी रही है? तो कवि की जीवन यात्रा जो है वो कैसी रही है? संघर्षपूर्ण और बाधाओं से युक्त रही है। रंगीन भी जैसी लगती है संघर्षों में हार मुझे, इस पंक्ति का क्या आशय है? तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि उसे संघर्ष जो है वो सहर्ष स्वीकार है, वह हार से घबराता नहीं है और हर हार में उसे क्या लगता है? पुनः जोश और नई जो उत्साह है वो उसके अंदर जगाती है हर हार। यहाँ से इसका आंसर करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का। कवि को संघर्ष सहर्ष स्वीकार है, वह हार से घबराता नहीं, हर हार उसमें पुनः नया जोश और नया उत्साह जगाती है। अगला क्वेश्चन है, कवि को बंधन क्यों स्वीकार नहीं है? किन्हीं दो बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करना है। आंसर रहेगा कवि अबाध, अविराम और अथक है, बंधन उसके संघर्षों में गतिहीनता लाते हैं। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है व्यवहारिक व्याकरण। निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित किन्हीं 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो आपको बताना है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो आगे लगते हैं। तो अत्यधिक में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अति उपसर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे अधिक क्या है? ये मूल शब्द है, ठीक है। उसके बाद सु उपसर्ग से निर्मित कोई एक शब्द लिखिए। तो सु से क्या बनता है? सु से स्वागत बनता है, सुजमा आगत। तरुणाई शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द पहचान कर लिखना है। तो तरुण शब्द यहाँ पे क्या है? तरुण शब्द यहाँ पे मूल शब्द है और जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं। तो इसमें आई क्या है? यहाँ पे तरुण जमा आई, ये प्रत्यय हो जाएगा। फोर्थ है, शिक्षित शब्द में निहित प्रत्यय आपको लिखना है। शिक्षित, तो इसमें क्या हो जाएगा? शिक्षा तो यहाँ पे क्या है? मूल शब्द है और इत यहाँ पे क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय आपको लिखना है, तो इत क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। दार प्रत्यय से एक शब्द आपको लिखना है। तो दार से क्या बनता है? समझ, और इसके साथ प्रत्यय लगा देंगे दार, समझदार। उसके अलावा और भी लिख सकते हो, ईमानदार, ठीक है, दुकानदार। ये इस तरह से आप शब्द बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, निर्देशानुसार समास पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो विद्यालय समस्त पद का समास विग्रह आपको लिखना है। तो विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या का आलय यानी विद्या का मंदिर या घर, ठीक है। लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश का समस्त पद लिखिए। तो क्या होगा? लंबा है उधर जिसका, उसको क्या बोलेंगे? समस्त पद हम बोलेंगे लंबोदर। नेक्स्ट देखिए, उस समास का नाम लिखिए जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान जिसके होंगे वो द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास, ठीक है। जैसे दिन है, दिन रात, ऐसे दोनों ही पद इसके क्या है? प्रधान होंगे। द्विगु समास का एक उदाहरण लिखिए। तो द्विगु समास जैसे त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, ठीक है। त्रिकोण जिसके अंदर पहले संख्या आती है, चौराहा, पंचवटी हो जाएगा। ये भी कोई भी एक आपको लिखना है। प्रतिदिन शब्द में निहित समास का भेद लिखिए। तो प्रतिदिन, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें अव्ययभाव समास है, अव्ययभाव समास। प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। नेक्स्ट देखिए, निर्देशानुसार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो बैलों का जन्म लिया है, तो बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे? तो इसमें पीछे क्या है? प्रश्न दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मगर आसपास के गांव में जरूर जाओ। तो इसमें आज्ञा दी गई है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आज्ञावाचक हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। अब इसमें शायद दिया गया है तो संदेह दिखाया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये संदेहवाचक हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य। एक सप्ताह तक दोनों मित्र जो है वहाँ बंधे पड़े रहे। दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे, ये कौन सा वाक्य होगा? ये विधानवाचक वाक्य हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य। उसके बाद देखिए, निषेधवाचक वाक्य का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये आप लिख सकते हो, मैं खाना, ठीक है। निषेधवाचक वाक्य क्या होगा? मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तो ब्रज के बन बाग, तो इसमें देखिए ब की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये कौन सा अलंकार है? ये अनुप्रास अलंकार रहेगा।
ठीक है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें देखिए ऊंचे घोर मंदिर, इसमें जो शब्द है वो अलग अलग तरीके से प्रयुक्त हुए हैं। ये यमक अलंकार हो जाएगा। रहीमत पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो इसमें शब्द एक ही है लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग हैं। एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ये श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट देखिए, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है? इसके अंदर जो है क की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे इसके अंदर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार का कोई एक उदाहरण आपको यहाँ पर देना है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आपको देना है तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाया। यहाँ पे त की आवृत्ति हो रही है, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, खंड ग दिया गया है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं और विकल्प चुनकर लिखने हैं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विद्रोह में स्नेह से क्या भाव व्यक्त होता है? तो विद्रोह में स्नेह होता है जिसमें क्रोध और प्रेम का भाव दोनों हों। तो ख राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़कर उपयुक्त विकल्प के चयन करना है। बैल भूखे थे और उन्हें भोजन की आवश्यकता थी। तो बिल्कुल ठीक है, भूखे बैल थे, भोजन चाहिए था उन्हें। बैलों को लूटना गांव वालों के लिए आश्चर्यजनक बात थी, ये भी ठीक है। गांव में पहली बार बैलों ने ऐसी वीरता दिखाई थी, ये गलत है। बैलों ने रात भर हल चलाकर खेत तैयार किया था, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा क हो जाएगा। कथन 1 और 2 सही है। कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनने हैं। बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह था, तो ये ठीक है। वे झूरी से नाराज थे परंतु उसका स्नेह भी महसूस करते थे, तो इसीलिए उनकी आंखों में क्या था? विद्रोह में स्नेह था कि वो गुस्से थे कि उन्होंने क्यों, जो झूरी है उसने उनको क्यों बेच दिया, और उसके लिए उनका मन में बहुत ज़्यादा स्नेह भी था। तो इसीलिए हमारा आंसर ग हो जाएगा। झूरी का बैलों के प्रति व्यवहार क्या दर्शाता है? तो उनका झूरी के साथ कैसा व्यवहार था? स्नेहपूर्ण संबंध था, ठीक है। क हमारा राइट आंसर रहेगा। गांव के बच्चों ने बैलों का स्वागत कैसे किया? तो उन्हें उत्साह से तालियां बजाकर उनका स्वागत किया गया। निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर जो है निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। टोटल 3 क्वेश्चन आपके 6 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? छोटी बच्ची और बैलों के परस्पर स्नेह वाली घटना से हमें क्या सीख मिलती है? 2 बैलों की कथा पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा, छोटी बच्ची और बैलों के स्नेह से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम और सहानुभूति किसी भी बंधन से क्या होते हैं? प्रिय होते हैं, ठीक है। हमें प्रत्येक प्राणी के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर तिब्बत की आध्यात्मिक विशेषताओं का उल्लेख आपको करना है। तो देखिए तिब्बत में बौद्ध धर्म जो है उसका गहरा प्रभाव दिखाई देता है, क्लियर। और वहाँ बौद्ध मठ, धार्मिक अनुष्ठान जो है, बुद्ध से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन और गड़े तावीज़ जैसे अंधविश्वास वो क्या हैं? प्रचलित हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड है, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो ये ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। तो लेखक को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण भिखारी का वेश धारण करना पड़ा, ठीक है। उसे डाकुओं का भय, कठिन और दुर्गम रास्ते और तेज धूप की परेशानी जो है वो सारी चीज़ें झेलनी पड़ी। फोर्थ है, वर्तमान संदर्भ में उपभोक्तावादी संस्कृति के लाभ व हानियों की समीक्षा दीजिए। तो इसमें लाभ क्या रहेगा कि अधिक जानकारी और जो जागरूकता है वो बढ़ती है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, ठीक है, तुलना के अवसर मिलते हैं,
और हानियाँ क्या होंगी, भ्रामक विज्ञापन पढ़ते हैं और दिखावे की प्रवृत्ति को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। तो ये 4th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, चारों क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले उत्तर के विकल्प आपको चुनकर लिखने हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे कूक, घर जाने की चाह घेरे। तो इसमें पूछा गया है, रस्सी कच्चे धागे की प्रतीक है, ठीक है, शक्तिशाली साधन, जीवन की क्षणभंगुरता, नाव की पतवार या दैवीय सहायता व आशीष। तो क्या है, जीवन की क्षणभंगुरता है जो है कच्चे धागे वाली रस्सी। भवसागर शब्द प्रतीकार्थ है, भवसागर मतलब सांसारिक दुखों और संघर्षों का प्रतीक है भवसागर शब्द। नेक्स्ट देखिए, कच्चे सकोए से टपकने वाला पानी क्या दर्शाता है, तो समय और जीवन का बीतना जो है वो दिखाता है कच्चे सकोरे में टपकने वाला पानी, कि धीरे धीरे जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा, टपक रहा है, और इसी तरह हमारा समय और जीवन भी समाप्त हो रहा है। घर जाने की चाह में घर का क्या अर्थ है, तो घर जाने की चाह में घर जो है वो क्या है, मन की शांति व मुक्ति के बारे में बात हो रही है। कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। तो व्यर्थ हो रहे प्रयास हो रहे मेरे पंक्ति हताशा प्रकट करती है, तो बिल्कुल ठीक है। और क्यों, क्योंकि कवित्री को परिश्रम का अपेक्षित फल नहीं मिल रहा है, तो ये भी इसकी जो व्याख्या है वो ठीक है, तो आंसर हमारा ग हो जाएगा, ठीक है। कारण जो है वो इसकी सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर वो आपको 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं, ठीक है। कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है, कबीर की साखी पाठ के आधार पर आपको लिखना है। यहाँ पर आपको देखिए 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है, और हर एक प्रश्न आपका कितने नंबर का है, 2 नंबर का, और टोटल कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आंसर रहेगा, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है, कबीर की साखी पाठ के आधार पर उत्तर लिखना है। तो कबीर के अनुसार सच्चा प्रेमी वह होता है जो अपने प्रेम में पूरी तरह समर्पित और निस्वार्थ होता है, वह ईश्वर को ही सच्चा प्रेमी मानता है और सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए प्रेम का अर्थ ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति और पूर्ण समर्पण है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनाएगा अहंकारी। वाक पाठ के आधार पर इन पंक्तियों का आशय आपको स्पष्ट करना है। तो इन पंक्तियों ने कवित्री में जीवन में संतुलन का संदेश दिया है, ठीक है। मनुष्य को भोग विलास में अत्यधिक लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। यदि वह पूरी तरह त्यागी बन जाए तो उसमें अहंकार आ सकता है, इसीलिए जीवन में भोग और त्याग के बीच जो है संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, रसखान का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे जो है क्या कारण है। समयीय पाठ के आधार पर उत्तर आपको लिखना है। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ब्रज के वन, बाग और तालाब कृष्ण की बाल लीलाओं की पावन स्थली है। इन स्थानों को देखकर रसखान को कृष्ण का सानिध्य और दिव्य आनंद प्राप्त होता है। उनके लिए ब्रजभूमि का हर कोना कृष्ण की उपस्थिति से पवित्र और सुखद है, इसलिए वो उनको क्या करते हैं, बार बार निहारते रहते हैं। रसखान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, तो रसखान का कृष्ण के प्रति प्रेम जो है वो अत्यंत गहरा है और निष्काम है, यानी बिना किसी स्वार्थ के है। वे मानते थे कि यदि वे पशु पक्षी पहाड़ के रूप में जन्म लें तो भी वो कृष्ण के निकट रह सकेंगे। उनकी ये भावना उनके अटूट भक्ति भाव और पूर्ण समर्पण को दर्शाती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, पूरक पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के आधार पर जो है 3 प्रश्नों के तीन प्रश्न दिए गए हैं। इन तीनों में से किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सामान्य जनजीवन बहुत प्रभावित होता है। इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर इस कथन की पुष्टि आपको करनी है। पहला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर रहेगा कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में जनजीवन बहुत प्रभावित होता है। कैसे, तो जनजीवन पर प्रभाव, तो बाढ़ के कारण लोगों को अपना घर और गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया, लोगों का भोजन, पानी और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ा। आर्थिक नुकसान क्या है, बाढ़ के कारण लोगों की फसलें, घर, संपत्ति नष्ट हो गई और भारी आर्थिक नुकसान हुआ। मानसिक आघात, बाढ़ के कारण लोगों को मानसिक आघात भी पहुंचा। वे अपने घरों और सामानों को खोने के डर से चिंतित थे और भविष्य के बारे में अनिश्चित थे। सामाजिक प्रभाव, बाढ़ के कारण सामाजिक संबंध पर प्रभावित हुए, लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए एकजुट होना पड़ा,
लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूके। प्रकृति का रौद्र रूप क्या था? तो लेखक ने बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा है, जो ये दर्शाता है कि बाढ़ एक विनाशकारी आपदा है जो जीवन और संपत्ति को नष्ट कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, रेणु जी ने बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत क्यों कहा है? इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर उत्तर आपको लिखना है। तो रेणु जी ने बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा है क्योंकि बाढ़ जीवन और विनाश दोनों का संदेश लेकर आती है। इसका दृश्य बहुत भयानक होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लिख देंगे मौत और विनाश। बाढ़ अपने साथ मौत और तबाही लेकर आती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। दूसरा है चारों ओर तबाही, हर ओर जल भराव और विनाश का दृश्य होता है। तो यहाँ पढ़ लेंगे लोगों का बेघर होना, तो लोग बेघर हो जाते हैं। विस्थापन की समस्या, विस्थापन क्या है? एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाना। तो जीविका की तलाश में लोग अपने गांव छोड़कर अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। जीवन और आजीविका को नुकसान, तो फसलें बह जाती हैं, रोजगार खत्म हो जाते हैं। डर और भय का वातावरण बन जाता है, सुरक्षा की भावना मन को घेर लेती है। इस प्रकार रेणु जी ने बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा है क्योंकि यह पानी के रूप में विनाश और मृत्यु लेकर आती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाढ़ जैसी आपदा को किन उपायों से कम किया जा सकता है? ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी तैयारियां रखनी चाहिए? तो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को पूरी तरह रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम उचित तैयारी करें, योजनाएं बनाएं, तो इसको कम किया जा सकता है, इसके प्रभाव को। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, लोगों को आपदा के समय सही कदम उठाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि घबराहट की स्थिति न बने। दूसरा है बांध, तटबंध और जलाशय। इसका निर्माण पानी के बहाव को नियंत्रित करता है और बाढ़ की तीव्रता को घटाता है। नालों और सड़कों की सफाई, तो शहरी क्षेत्रों में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वर्षा का पानी इकट्ठा ना हो सके। वर्षा जल संचयन कर सकते हैं। पूर्ण चेतावनी प्रणाली अपना सकते हैं ताकि जब पता लगे कि बाढ़ आ सकती है तो लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सके। सामुदायिक सहयोग है, समाज के सभी वर्गों को मिलकर राहत कार्यों में सहयोग देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, खंड घ दिया गया है रचनात्मक लेखन। निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो वन्य जीवों का संरक्षण। दूसरा आपको करना है सोशल मीडिया की लत जो है उसका बढ़ता प्रभाव, लत के कारण व परिणाम, सावधानी व समाधान, इसके बारे में बताना है। और तीसरा है बुजुर्गों के प्रति हमारी जिम्मेदारी। परिवार के मार्गदर्शक हैं, वे उपेक्षा का शिकार होते हैं, उचित सम्मान और व्यवहार उनको मिलना चाहिए। आंसर करेंगे वन्य जीवों का संरक्षण। यहाँ से इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे। वन्य जीव जो है प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। वे परिस्थिति तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शेर, बाघ, हिरण, पक्षी और अन्य जीव पर्यावरण की जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं। यदि इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। आज वन्य जीवों की संख्या निरंतर घट रही है, लेकिन मनुष्य जंगलों को काट रहा है, शिकार बढ़ रहा है और प्रदूषण भी इनके जीवन के लिए खतरा बन गया है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हमें वनों की कटाई रोकनी चाहिए, शिकार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और अभ्यारण्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए। हमें ये समझना होगा कि इन जीवों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि यही पृथ्वी के जीवन चक्र को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। सेकंड दिया गया है सोशल मीडिया की लत। तो यहाँ से आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बुजुर्गों के प्रति हमारी जिम्मेदारी। ये थर्ड जो अनुच्छेद है वो दिया गया है, तो यहाँ से आप एक बार रीड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, आप आमना और आरव हैं, अपनी छोटी बहन या छोटे भाई को दैनिक जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए 100 शब्दों में एक पत्र आपको लिखना है। यहाँ से आंसर कर लेंगे। तो दैनिक जीवन में अनुशासन का महत्व बताने वाला पत्र। ठीक है, प्रेषक कौन है? आमना, आदर्श नगर दिल्ली। प्राप्त करता है प्रिय अनु, तिथि डाल देंगे। प्रिय अनु, सप्रेम नमस्कार। आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगी। मैं तुम्हें दैनिक जीवन में अनुशासन के महत्व के बारे में बताने के लिए लिख रही हूँ। अनुशासन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। यह हमें समय का सही उपयोग करना सिखाता है और हमारे व्यवहार में नियमितता लाता है। पढ़ाई, खेल, योजना, भोजन और विश्राम सभी में अनुशासन से जीवन संतुलित रहता है। जो व्यक्ति अनुशासित होता है वही जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। अतः तुम भी अपने प्रत्येक कार्यों को समय पर और नियम पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, शुभकामनाओं सहित तुम्हारी दीदी आमना। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, आप सानवी या सूरज हैं। अपने विद्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन करवाने की अनुमति मांगते हुए प्रधानाचार्य को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है। आंसर रहेगा पौधारोपण कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमति हेतु पत्र लिखना है। प्रेषक सानवी, कक्षा 9 DAV विद्यालय दिल्ली। प्राप्तकर्ता कौन है? प्रधानाचार्य महोदय, DAV विद्यालय दिल्ली। तिथि डाल देंगे महोदय। उसके बाद जो कंटेंट है वो लिख देंगे।
हमारे स्कूल विद्यालय में पर्यावरण जागरूकता के अंतर्गत ठीक है, पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, पौधारोपण कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थी वृक्षों के महत्व को समझेंगे और परिसर में पौधे लगाएंगे। इससे विद्यालय का वातावरण स्वच्छ और हरा भरा बनेगा। अतः आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आयोजन की अनुमति प्रदान करें। आपकी प्रति कृपा होगी। भगवतिया रहेगा सानवी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। आप शबनम और साहिल हैं। आपने किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से एक मोबाइल फ़ोन मंगवाया था, किंतु वह अभी तक आपके घर नहीं पहुंचा। इसकी शिकायत करते हुए उसे ई कॉमर्स वेबसाइट के प्रबंधक को लगभग 100 शब्दों में एक मेल जो है आपको लिखनी है। तो यहाँ से आप कुछ इस तरह से मेल लिख देंगे। ठीक है, ईमेल लेखन ये हो जाएगा। विषय रहेगा यहाँ पर मोबाइल फ़ोन न मिलने के संबंध में शिकायत। ठीक है, और प्रेषक यानी जो भेज रहा है और प्राप्तकर्ता हो जाएगा। और सबसे मेन काम क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से बॉक्स के अंदर जो है डाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको बॉक्स में करेंगे और तब इसको आपको लिखना है। क्लियर। उसके बाद, प्रिय प्रबंधक महोदय, सादर नमस्कार। मैंने अपनी वेबसाइट से 20 अक्टूबर 2025 को एक मोबाइल फ़ोन ऑर्डर नंबर दे दिया है, ये मंगवाया था, किंतु अब तक वह मेरे पते पर नहीं पहुंचा। ऑर्डर की स्थिति डिस्पैच्ड दिखा रही है, परंतु डिलीवरी नहीं हुई। कृपया इस विषय पर शीघ्र जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें, अन्यथा मुझे ऑर्डर रद्द कर भुगतान वापसी का अनुरोध करना पड़ेगा। आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद सहित, शबनम, दिल्ली। इस तरह से आप मेल लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 शब्दों में एक लघु कथा आपको लिखनी है। शाम का बाजार है, बाजार में लोगों की भीड़ है, एक घायल कुत्ता है, पशु पक्षियों के प्रति जिम्मेदारी। तो इसके ऊपर आधारित बिंदुओं पर आपको एक लघु कथा बनानी है। यहाँ से आंसर करेंगे। इसका शीर्षक रहेगा एक नेक काम। शाम का समय था, बाजार में लोगों की भीड़ थी, तभी सड़क किनारे घायल कुत्ता करहाता दिखा। सब लोग अपने काम में व्यस्त थे, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी एक बालक रवि वहां पहुंचा। उसके बिना संकोच कुत्ते को उठाया, पास की पशु चिकित्सालय ले गया और उसका उपचार करवाया। कुछ देर बाद कुत्ता धीरे धीरे चलने लगा। रवि को बहुत संतोष हुआ। उसने समझा पशु पक्षियों की सेवा और दया करना ही सच्ची मानवता है। नीति क्या रहेगी, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 का फर्स्ट है, विद्यालय में आयोजित होने वाले वार्षिक खेल दिवस की चर्चा करते हुए दो विद्यार्थियों के मध्य लगभग 80 शब्दों में संवाद लिखना है। 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो वार्षिक खेल दिवस पर संवाद लिखना है, या आप लिख सकते हो, अगर आपको ये नहीं आता तो आप गुरप्रीत और जसमीत है। आप विद्यालय की मिड डे मील समिति के विद्यार्थी सदस्य हैं। इस समिति ने वार्षिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में होना तय हुआ है। अपने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को इसकी जानकारी देते हुए लगभग 80 शब्दों में सूचना तैयार करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले संवाद लेखन रहेगा। विषय क्या रहेगा, वार्षिक खेल दिवस की चर्चा। तो रवि और अमित के बारे में ये संवाद दिया गया है, तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। रवि, सुनो अमित, इस बार की वार्षिक खेल दिवस की तैयारियां बहुत जोरों पर हैं। अमित, हाँ मैंने सुना है इस बार जिला स्तर के अधिकारी मुख्य अतिथि होंगे। रवि, हमारे खेल शिक्षक ने कहा है कि सभी विद्यार्थियों को भाग लेना चाहिए। अमित, बिल्कुल, खेलों से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। रवि, मैं दौड़ प्रतियोगिता में भाग लूंगा, तुम किस में भाग ले रहे हो? अमित, मैं लंबी कूद में भाग लूंगा, चलो अभ्यास शुरू करें। रवि, हाँ, ताकि हम अपने विद्यालय का नाम रोशन कर सकें। तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। सूचना लिखनी है, तो सूचना को भी सबसे पहले किस में डालना होता है, आपको इस तरह से बॉक्स में डालना है। ठीक है, आप पहले एक बॉक्स बना लेंगे या बाद में बॉक्स में कर दीजिए, पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो ऐसा एक बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप विद्यालय का नाम, सूचना लिखने के लिए सबसे मेन बात क्या होती है, इसका जो फॉर्मेट है। ठीक है, सूचना तो जो है कोई भी आ सकती है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ऊपर जो है सूचना का जारी करने वाले संस्था, विद्यालय या कॉलोनी जो भी होता है उसका नाम लिखना होता है। जैसे विद्यालय का नाम क्या है, आदर्श माध्यमिक विद्यालय दिल्ली। उसके बाद डेट लिखिए 4 नवंबर 2025, जो भी डेट हो। विषय रहेगा, ठीक है, उसके बाद विषय लिख देंगे कि मिड डे मील समिति की वार्षिक बैठक के जो है संबंध में। और इसमें जो जानकारी है वो लिखनी है। पूर्ण रूप से आप कह सकते हो कि पूर्ण उद्देश्य के साथ स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए, जिसके अंदर विशेष बातें हों, ये लिखना चाहिए। अंत में हम बाईं तरफ क्या लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं, धन्यवाद देते हैं, और सूचना जो है बॉक्स के अंदर लिखी जानी चाहिए। ये मेन बात होती है। अब यहाँ पे विषय लिखने के बाद सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय की मिड डे मील समिति की वार्षिक बैठक दिनांक
10 नवंबर 2025 को विद्यालय के सम्मेलन कक्ष में प्रातः 10 बजे आयोजित की जाएगी। इस बैठक में भोजन की गुणवत्ता, पोषण और वितरण व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। सभी संबंधित सदस्य समय पर उपस्थित रहें। धन्यवाद। जशमीत, विद्यार्थी सदस्य, मिड डे मील समिति। तो इस तरह से सूचना लिखी जाती है। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।